हेलो एवरीवन, आई होप आपको लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया गया था वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो हमने एक लास्ट पॉइंट देखा था कि जहां पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा था, एग और जो स्पर्म है, जो मेल गमेट और जो फीमेल गमेट है, उसका फ्यूजन हो रहा था। और हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा है कि जब उनका फ्यूजन होता है दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट फर्टिलाइजेशन हो तो गया, दैट इज ओके। उसके बाद क्या, बेबी कैसे बना, कैसे वो मैच्योर होगा उसके अंदर, कैसे एक छोटा सा एग और स्पर्म जो है वो ज्वाइन होकर एक बड़ा सा बेबी फॉर्मेशन करेगा। सो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। सो आइए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ। फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? कि जब मेल गमेट और फीमेल गमेट का जब फ्यूजन होता है दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो जो बेबी है वो कैसे बनेगा, वो बेबी जो है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे। अब जब वो बेबी बन चुका है, उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल चुके हैं, सब वो बेबी प्रिपेयर हो गया है, उसके सारे ऑर्गन्स प्रिपेयर हो गए हैं, उसका ऑर्गन सिस्टम और उसकी बॉडी फॉर्मेशन हो गया, तो वो बेबी जो है वो बाहर कैसे आएगा और वो कैसे ग्रो करेगा, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि फर्टिलाइजेशन क्या है। सो अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, क्योंकि हमने हर एक वीडियो के अंदर सबसे पहले यही देखा है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन? तो सिर्फ एक मेल गमेट और फीमेल गमेट का जहां फ्यूजन हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बट ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा है ना, उसको फिर से रिवाइंड करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब कहानी यहाँ से, मेन कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, जहाँ एग और जो स्पर्म था वो ज्वाइन हो गया, वो फ्यूज हो गया और वो बना रहा है जायगोट। मेन कहानी तो आपकी यहाँ से शुरू होती है। सो एक बार हम क्विक रिविजन ले लेते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली है क्या। तो मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, दैट इज ओके। बट ये प्रोसेस पूरा कहाँ से शुरू होकर और कहाँ पे खत्म होने वाला है, मतलब आपका जो मेल गमेट और फीमेल गमेट है वो कैसे फ्यूज होगा, वो कैसे ज्वाइन होगा, वो कैसे एक दूसरे के पास में आएंगे। फ्यूज होने के बाद में फर्टिलाइजेशन तो हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो बेबी कैसे बनने वाला है, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉपुलेशन, सेकेंड पॉइंट इज स्पर्म मूवमेंट, देन पेनेट्रेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल डिविजन एंड इम्प्लांटेशन। ये सारा जो प्रोसेस है ये क्यों है, ये क्या है? तो ये जो सारा प्रोसेस, आपको इतने सारे ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, भले आपको नाम नहीं लग रहे होंगे ऐसे कि भाई नाम तो हमने कुछ कुछ ही देखे, मतलब फर्टिलाइजेशन चलो ठीक है, फेमिलियर है हमारे लिए। सेल डिवीजन, दैट इज ओके, सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। इम्प्लांटेशन का नाम तो हमने सुना है, इम्प्लांटेशन प्लांट कर रहे हैं, किस चीज को प्लांट कर रहे हैं? तो बेबी का जो जाइगोट जो बना था, जो एम्ब्रियो बना ना, उसको प्लांट करेंगे। कहाँ प्लांट करेंगे उसको? तो हमने जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसका एक पार्ट देखा था, यूट्रस, जो वॉर्म थी, जो मदर की वॉर्म थी, उसकी वॉल्स जो थी वो थोड़ी सी ऐसे थिक हो गई थी। तो हमने बोला था कि वहां वो थिक वो वॉल्स क्यों है? वो बेबी को होल्ड करने के लिए है, वो उस एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए है। तो वो एम्ब्रियो को जब वो होल्ड करेगा दैट इज इम्प्लांटेशन। चलिए, फर्स्ट थिंग इज कॉपुलेशन। व्हाट इज कॉपुलेशन? सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेल का जो मेल यूरेथ्रा था, जब वो फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट होता है और जब वो स्पर्म को अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर देता है, जब वो अपनी बॉडी से स्पर्म को आउटसाइड में भेज देता है, दैट मीन्स कि वो वजाइना में दे देगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। मतलब हुआ क्या, जो मेल पार्ट था और जो फीमेल पार्ट था, जब उन दोनों का ज्वाइन होगा, दोनों जब ज्वाइन होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो स्पर्म है, जो सीमेन, याद करो सीमेन क्या था, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड। तो वो जो मिक्सचर था, वो मिक्सचर क्या होगा, फीमेल वजाइना के अंदर जो है वो छोड़ दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। नेक्स्ट थिंग इज स्पर्म मूवमेंट। अब जब वो स्पर्म ठीक है वहां आ गया, उसके बाद क्या होगा, बताया था स्पर्म क्या करता है, लैशिंग मूवमेंट शो करता है, मतलब वो ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कर जाएगा। वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में, वेव जो मूवमेंट होता है ना, उस तरह से वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब इस तरह से, राइट। तो वो कहाँ जाएगा, फीमेल वजाइना से होते हुए वो जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। दैट मीन्स कहाँ चला गया वो, वजाइना से पहले क्या, ऊपर की तरफ, सर्विक्स है। सी यहाँ पर क्या होगा, जब मेल पार्ट जो है उसका इंसर्शन हुआ, मेल पार्ट इंसर्ट इनटू द वजाइना, और वहां पर जब वो स्पर्म को रिलीज कर देगा, जब यहाँ पे सीमेन का रिलीज हो गया, सीमेन जो है वो यहाँ रिलीज हो गया, स्पर्म भी आ गया, और उसके साथ सेमिनल फ्लूइड था वो भी आ गया। ऑलरेडी यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट था, ये हमने पढ़ा था। और जो सीमेन जो है उससे पहले एक फ्लूइड आता है, दैट इज कॉल्ड एल्केलाइन फ्लूइड होता है वो, और वो इस पार्ट को क्या कर देता है, एल्केलाइन कर देता है। मतलब कि यहाँ पर स्पर्म जो है वो मरेंगे नहीं वहां पे आके,
क्योंकि एसिडिक नेचर होता तो सारे स्पर्म जो थे वो मर जाते, तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। बट जब यहाँ पर एल्केलाइन हो गया है अभी, तो यहाँ पर क्या होगा, वो स्पर्म मरेंगे नहीं, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। और वो कैसे जाएंगे, वो वेव मूवमेंट करेंगे, वो लैशिंग मूवमेंट करेंगे, मतलब वो इस तरह से ऐसे, राइट। तो वो अब जाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सर्विक्स की तरफ। अब सर्विक्स की तरफ वो जा रहा है, तो सर्विक्स क्या करेगा, सर्विक्स जो है वो बहुत सेंसिबल पार्ट है, वो का गार्ड भी है। वो क्या है, गार्ड है, मतलब कौन सी चीज जो है वो फीमेल वर्म के अंदर एंटर होगी और कौन सी चीज उस वर्म से बाहर आएगी, ये कौन ध्यान रखता है, ये रखता है सर्विक्स, ध्यान रखता है उसको। तो सर्विक्स क्या करेगा, सर्विक्स जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऑलरेडी जो स्पर्म है वो मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ, और एक जो काउपर ग्लैंड थी उसने ऑलरेडी एक ऐसा फ्लूइड दिया था, याद करो, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड दिया था, जिसकी वजह से जो स्पर्म जो इनएक्टिव थे वो भी एक्टिव हो गए थे। बट अब ये सर्विक्स क्या करेगा, जब सारे स्पर्म यहाँ पर आने लग जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो भी स्पर्म यहाँ पर है उनको थोड़ा सा और कहते हैं एक प्रेशर लगेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स से भी क्या होगा, वो जो स्पर्म है वो बहुत जल्दी मूवमेंट करने लग जाएंगे और बहुत जल्दी से तेजी से जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। आई आपको बात समझ में, क्या हुआ यहाँ पर, जब वो सारे स्पर्म आ गए थे तो वो जो ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, तो उस मूवमेंट के टाइम पे सर्विक्स क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि सर्विक्स को पता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, इसको हम बाहर रिमूव नहीं कर सकते, इसको फीमेल की वर्म के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो वो सर्विक्स क्या करेगा, वो उसकी हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अंदर की तरफ, इनसाइड में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा दबाव पड़ेगा। जब ये प्रेशर हुआ तो यहाँ जो भी आपके स्पर्म्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ऊपर की तरफ एकदम से मूव कर जाएंगे। वो एकदम से ऊपर की तरफ मूव क्यों करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, और जैसे ही वो प्रेशर लगेगा ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड स्पर्म मूवमेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्पर्म मूवमेंट। अब ये जो स्पर्म मूवमेंट है भाई, आप जैसे हमने जैसे पढ़ा था कि जो ओवरी है वो अल्टरनेट मंथ्स में एक एक ओवा को, एक एक एग को जो है वो रिलीज करती है, पढ़ा था ये हमने, याद है हमें, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो ओवा है, सपोज इसने, ये ओवरी है, इसने क्या किया, एक एग दिया, इसने एक एग दिया, तो वो एग अभी कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर अभी बैठा होगा, ठीक है। अब अगर इसने दिया होता तो वो एग वहां कहीं बैठा होता, उस फेलोपियन ट्यूब में कहीं यहाँ पर कहीं एग बैठा होता। बट स्पर्म को कैसे पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, मतलब मुझे लेफ्ट साइड में जाना है या मुझे राइट साइड में जाना है, तो स्पर्म को अच्छे से पता होता है कि किस तरफ एग है। मतलब वो जो एग है वो क्या करेगा, वो उस मेल गामेट को, उस स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, मतलब कि स्पर्म का मूवमेंट किस तरफ होगा, जिस तरफ की एग है। अगर एग हमारा इस तरफ है तो स्पर्म मूवमेंट भी इस तरफ हो जाएगा, और अगर एग हमारा उस तरफ है तो स्पर्म मूवमेंट भी उस तरफ हो जाएगा। आया है समझ में, क्या हुआ, स्पर्म को कैसे पता था, तो स्पर्म को एग जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है। एग क्या करेगा, स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अगर जिस तरफ भी एग है, अगर वो राइट साइड में है तो स्पर्म भी राइट साइड में मूवमेंट करेंगे। अगर वो हमारे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट ओवरी ने अगर रिलीज किया है उस एग को, और लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में अगर वो एग है, तो जो स्पर्म है वो भी किस तरफ जाएंगे, वो भी जाएंगे सब लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। मतलब जो स्पर्म है वो सारे के सारे क्या होंगे, एग के पास में आना शुरू हो जाएंगे। अब एक टाइम में जो स्पर्म होते हैं वो 1 और 2 स्पर्म नहीं होते, वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, राइट, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। अब ये जो एग है, इस एग का जो लाइफ स्पैन होता है, वो लाइफ स्पैन कितना होता है, ओनली 48 आवर्स। ओनली 48 आवर्स इज अ लाइफ स्पैन ऑफ एग। एंड व्हाट अबाउट स्पर्म, तो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो लाइफ स्पैन होता है 72 आवर्स। मतलब जो स्पर्म है वो 72 आवर्स तक वो जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। उसके बाद वो स्पर्म जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। और स्पर्म जो है वो 48 आवर्स का लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन है मतलब 48 आवर्स तक वो वेट करेगा उसका, मतलब जो एग है वो 48 आवर्स तक उस स्पर्म का वेट करेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो वो रह नहीं सकता, यहाँ पे अगर नहीं रह सकता तो वो क्या होगा, धीरे 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 जो यहाँ से यूट्रस में आ जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, स्पर्म जो था उसका लाइफ स्पैन है 72 आवर्स। अगर 72 आवर्स में उसको अगर एग नहीं मिलता है तो इसका मतलब है वो जो स्पर्म होगा वो मर जाएगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे सारे स्पर्म जो है। बट एग का जो लाइफ स्पैन है वो 48 आवर्स है। मतलब लाइफ स्पैन मतलब ये 48 आवर्स तक वेट करेगा कि जो स्पर्म है वो आ जाए। तो अगर यहाँ पर अगर एग है अभी तो 48 आवर्स तक ये यहाँ वेट कर रहा है, और जैसे ही 48 आवर्स कंप्लीट होंगे, अप्रोक्स 48 आवर्स जब कंप्लीट होंगे,
तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे की तरफ मूव करेगा और ये यूट्रस के अंदर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि क्या था। फर्स्ट हमने पढ़ा कॉपुलेशन, दैट इज द इंसर्शन ऑफ मेल यूरेथ्रा इनटू द वजाइना, जहाँ पे वो स्पर्म को रिलीज करते हैं। सेकेंड वन इज द स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म जो होता है वो किस तरफ जाता है, जिस तरफ हमारा एग है, जिस तरफ एग है उस तरफ स्पर्म जाता है। अगर वो राइट ओवरी ने रिलीज किया है एग को, राइट फेलोपियन ट्यूब में है, तो सारे स्पर्म जो है वो उस तरफ चल मूव करेंगे। और अगर वो लेफ्ट ओवरी ने रिलीज किया है और लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में अगर एग है, तो सारे के सारे स्पर्म जो होंगे वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे। मतलब जितने भी स्पर्म्स है उनको पता है एग उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सो नेक्स्ट थिंग इज पेनिट्रेशन, मतलब हमारा जो स्पर्म था वो वजाइना के अंदर चला गया, वहां से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो वहां एग तक भी पहुंच गया। अब जब एग तक सारे पहुंच गए हैं तो क्या होगा, तो होगी लड़ाई। लड़ाई कैसे होगी, मतलब बहुत सारे है ना स्पर्म्स है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है, बट एग तो एक सिंगल ही है। और एग क्या है, एग इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। एग इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, ओनली एन। एन मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। स्पर्म्स के अंदर भी क्या है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, बट मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है। तो हमने तो ये बोला था कि वन एग और वन स्पर्म जो है वो वही फ्यूजन करते हैं। तो इतने सारे स्पर्म्स का क्या होगा, तो इतने सारे स्पर्म्स का होगा ये कि जब ये सारे स्पर्म्स जो है इससे अटैच हो जाएंगे, मतलब ये एग है हमारा, इस एग के आसपास से क्या, ये एक स्पर्म आया, सेकंड स्पर्म, थर्ड स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म जो है वो यहाँ पर आ गए। अब ये जब इतने सारे यहाँ पर आ गए, सबके अंदर क्या, और उसको एंटर होने के लिए सोच रहे हैं। एंटर होने के लिए सोचने से पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है कि इस एग के ऊपर, इस एग पे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना, ये स्पर्म का हेड जो है वो यहाँ पर है, और जो आपको एग दिख रहा है वो यहाँ से दिख रहा है। तो एग यहाँ से नहीं है, एग बाहर से ही है। एग के अंदर क्या होता है, देखो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, 2 लेयर्स होती है एग के अंदर, 2 लेयर्स है एग के अंदर। तो अब जब यहाँ पर सारे स्पर्म्स आ जाएंगे तो स्पर्म का जो सबसे पहले जो एंटर होने वाला पार्ट है वो कौन सा होगा, वो होगा उसका हेड, जिसके अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, जो स्पर्म है उसका कौन सा पार्ट अंदर की तरफ एंटर होगा, एग के अंदर कौन सा पार्ट जाएगा, द हेड, हेड ऑफ द स्पर्म, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और वो जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, बिकॉज इट हैज ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके पास में भी 2 सेट नहीं है। एग के पास भी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, स्पर्म के पास भी क्या है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। दोनों मिलके क्या करेंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाएंगे, दैट मीन्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑलरेडी वो हैप्लॉइड थे, दोनों ने मिलके क्या बनाया, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया। बट द मेन थिंग इज कि भाई इतने सारे स्पर्म है, क्या सारे के सारे अंदर चले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे एक साथ में अंदर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल जो स्पर्म होगा वो अंदर की तरफ एंटर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चलो ठीक है, एक स्पर्म का ये जो हेड था, चलो ठीक है, ये हमने मान लिया कि एंटर हो गया। अब जब ये एंटर हो गया तो क्या दूसरे वाला एंटर नहीं हो सकते, हो सकते है ना, दूसरे वाले भी तो होने चाहिए थे एंटर। सिर्फ एक ही है ना, एक ही स्पर्म का हेड अंदर कैसे गया, तो भाई एक ही स्पर्म का हेड जब अंदर चला जाएगा, जब एक स्पर्म का हेड जैसे इसके अंदर एंट्री ले लेगा, यहाँ पे एंटर हो गया ना ये वाला स्पर्म, ये एंट्री ले लेगा। जैसे ही इसने एग के अंदर एंट्री ली, जैसे ही इसके हेड ने एग के अंदर एंट्री ले ली, तो जो इसकी सेकेंड लेयर थी ना, ये वाली जो सेकेंड लेयर के बीच का ये जो पोर्शन है दोनों लेयर्स के बीच का, ये पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होने लग जाएगा। जब ये पोर्शन हार्ड होने लग जाएगा तो ये स्पर्म्स है, बाकी के जो बचे हुए स्पर्म्स है वो इसके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, ओनली 1 एग और 1 स्पर्म का ही फ्यूजन होता है। तो इन जो स्पर्म्स होते हैं इनके अंदर भी कंपटीशन चलता है कि भाई इनको भी जल्दी जल्दी जाना होता है। क्यों, इतने सारे हैं, इसमें जीतेगा कौन, भाई जो पहले आएगा वही जीतेगा। तो पहले आ रहा है तो क्या होगा, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एग है, एग के इसमें भी देखो 2 लेयर्स है एग की, ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, ये आपको नजर आ रही होगी ना, ये आपकी फर्स्ट लेयर, ये आपकी हो गई सेकेंड लेयर। अब ये दोनों लेयर्स है इसकी, किसकी, एग की लेयर्स है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले एंटर कौन हुआ, एंटर कौन हुआ, तो ये वाला स्पर्म देखो ये एंटर हो गया। इसका हेड जो है ना वो यहाँ पे देखो, ये हल्का सा, ये इसका हेड यहाँ पे एंटर हो गया। जब इसका हेड एंटर हो गया, इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये जो बीच का जो भी पोर्शन है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप को स्टिफ बना लेगा, ये अपने आप को थोड़ा सा हार्ड बना लेगा। और जैसे ही ये हार्ड बनेगा तो हार्ड बनते ही क्या हो गया, इसके अंदर बाकी के जो स्पर्म्स है वो एंट्री नहीं ले पाएंगे, और जब वो एंट्री नहीं ले पाएंगे तो वो 72 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। अब जो ये मरे हुए स्पर्म थे उनका क्या हुआ, भाई मरे हुए स्पर्म का क्या हुआ, तो मरे हुए स्पर्म हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी ना रहेंगे, मरे हुए स्पर्म हमारी बॉडी में नहीं रह सकते, तो हमारी जो WBCs होती है ना वो उनको खत्म कर देती है। चलो ये कौन सा प्रोसेस था, ये था पेनिट्रेशन। मतलब ये सारे जो स्पर्म्स थे वो क्या कर रहे थे, वो एग को पेनिट्रेट कर रहे थे, एग को पेनिट्रेट कर रहे थे। तो क्या हुआ, 1 स्पर्म जो था उसने पेनिट्रेट कर लिया और बाकी के जो स्पर्म्स थे वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए।
इसीलिए क्या होगा, वो सारे एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वहां से खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। चलिए, सो अब जब एग के साथ में फ्यूजन हो गया स्पर्म का, भाई एग ये था, इसके अंदर हेड चला गया, हेड गया तो क्या हुआ, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। कैसे भाई, ये एन था, ये भी इसके पास भी क्या था, एन था, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, दोनों हैप्लॉइड थे, दोनों जब मिले फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन इसके अंदर अगर जब आ जाएगा ये स्पर्म का हेड, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा। 2n स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। सो नाउ अब ये क्या होगा, ये है फर्टिलाइजेशन। मतलब हमने क्या पढ़ा, द इंसर्शन ऑफ मेल यूरेथ्रा इनटू द वजाइना इज कॉल्ड द कॉपुलेशन। जब वो स्पर्म का रिलीज करता है उसके अंदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज द स्पर्म मूवमेंट, जो स्पर्म जो लैशिंग मूवमेंट शो कर रहा था और कहाँ जा रहा था, एग की साइड में जा रहा था। नेक्स्ट इज द पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन इज द प्रोसेस जहाँ पे एग जो है उसके अंदर एक स्पर्म एंट्री ले लेता है, एक स्पर्म जो है वो उसको पेनिट्रेट कर देता है। नाउ आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ अ स्पर्म और एन एग, एक एग और जो स्पर्म था वो एग के अंदर स्पर्म ने एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने के बाद क्या होगा, उसका फ्यूजन। तो फ्यूजन होते ही क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे वन मेल गमेट और वन फीमेल गमेट का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। चलिए, आफ्टर द फ्यूजन क्या होगा, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, कंटिन्यूअसली अब सेल डिवीजन होने लग जाएगा। सेल डिवीजन क्यों होगा, बिकॉज अभी क्या था, ओनली वन एग था, एक स्पर्म था, दोनों का फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स थे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। आफ्टर दैट अब ये धीरे धीरे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा इनका। सेल डिवीजन क्यों हो रहा है इनका, बिकॉज हमारी बॉडी फॉर्मेशन करना है उसको, तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो भाई उसको पूरा सब कुछ बनाना भी तो पड़ेगा, तो उसको काम पे लगना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, सेल डिवीजन करना शुरू कर देंगे। जब सेल डिवाइड होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सबसे पहले जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो। ये हमने पढ़ा है, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गमेट का, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनता है, रिजल्टेंट क्या होता है उसका, द जाइगोट। जाइगोट बनेगा और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। चलिए, सो सेल डिवीजन से क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से बना हमारा एम्ब्रियो। अब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आ गई है, जब एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो अभी भी हमारा कहाँ पर है, फेलोपियन ट्यूब में ही है। भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो कंटिन्यू सेल डिवीजन करके धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो एम्ब्रियो बना रहा है। जो एम्ब्रियो है वो कहाँ आ जाएगा, वो यूट्रस में आ जाएगा। एम्ब्रियो कहाँ आएगा, यूट्रस में आएगा। अब ये जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या होगा, भाई वो एम्ब्रियो है, वो इधर उधर कहीं पे अगर हिलेगा या कहीं पे अगर उसको चोट लग गई तो कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब भाई ये जो यूट्रस की जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स थोड़ी थिक हो जाती है, और इस वॉल के अंदर कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। द फर्स्ट वन इज फॉर इम्प्लांटेशन। फर्स्ट वन क्या करेगी, उसको होल्ड करके रखेगी। मतलब जो यहाँ पर एम्ब्रियो आया है, उस एम्ब्रियो को वो होल्ड करके रखेगी ताकि उसको वो सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो जब उसने एम्ब्रियो को होल्ड किया, तो एम्ब्रियो को होल्ड करने से क्या होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो जो है चिपक जाएगा एक टाइम के बाद में, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उसके अंदर क्या होगा, वो इम्प्लांट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक कंटेनर के अंदर अगर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहीं रख देते हैं, और अगर मैं उसको ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, तो क्या होगा, वो बॉल पूरे में घूमेगी। भाई हमारे घर पे जब आप टीवी लेके आते हो या फ्रिज लेके आते हो, तो जो बॉक्स आता है, तो उसके अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे टीवी या फ्रिज को रखा जाएगा, तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे हिलेगा, और हिलने से उसको नुकसान पहुंचेगा। तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, थर्माकोल्स डाल के रखते हैं। तो थर्माकोल से वो पूरा सेट होता है, और उसके बाद आप भले उसको कितना भी हिलाओ, फ्रिज या टीवी, हमारे किसी भी अप्लायंसेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द सेम थिंग इज हियर कि अगर हमने एम्ब्रियो को ऐसे ही खुला छोड़ दिया यूट्रस के अंदर, तो हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे, उसको चोट पहुंचे, या वो एक टाइम के बाद मर भी जाए वहां पर। बट ऐसा नहीं होता है। यूट्रस की जो वॉल्स होती है वहां पर वो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब वहां पे वो एक तरह से बोलो तो चिपक जाता है वो वहां पे, सो दैट कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और ये जो इतनी थिकनेस है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इसकी सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर क्या करेगी, वो कंटिन्यूअसली ना बढ़ती जाएगी, और ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगा, और वो खुद भी कंटिन्यूअस जो है वो बढ़ती जाएगी। वो क्यों बढ़ेगी, ये एरिया दे रही है। एरिया क्यों, जब एम्ब्रियो बढ़ेगा, जब एम्ब्रियो जो है कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन कर रहा है, और जब एम्ब्रियो की साइज बढ़ेगी और वो धीरे 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 जब बेबी में कन्वर्ट होने लगेगा, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको स्पेस चाहिए। और वो स्पेस है, वो प्रोटेक्शन जो कौन प्रोवाइड करेगा, द सेकेंड एंड द थर्ड लेयर, जो कि उसको एम्ब्रियो को स्पेस भी प्रोवाइड करेगी और उसको प्रोटेक्शन भी देगी। चलिए, तो फर्स्ट लेयर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन किसका, बेबी का इम्प्लांटेशन होता है। सो आई होप कि फर्टिलाइजेशन के ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आए होंगे कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है,
द फर्स्ट वन जहाँ पे स्पर्म जो है वो वहाँ फीमेल वजाइना में पहुंचेगा, उसके बाद उसका मूवमेंट होगा, लैशिंग मूवमेंट जो ऊपर की तरफ गया। देन उसके बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाने के बाद जो सर्विक्स था वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करेगा, वो स्पर्म को एक फोर्स देगा जिससे कि वो जल्दी मूव करेंगे और वो कहाँ जाएंगे, एग की साइड में जाएंगे। सपोज यहाँ पर अगर एग है तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों जो है एग और जो स्पर्म है वो दोनों मिल गए, वहां से क्या हुआ, पेनेट्रेशन हुआ। पेनेट्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक स्पर्म जो है वो उसको छेद के अंदर चला जाएगा एग के, बाकी के जो स्पर्म्स है वो वहीं पे मर जाएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि वो उसके अंदर एंट्री नहीं ले सके। आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन अ एग क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। जब एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ तो वो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। और जब वो जो बेबी है वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ जाएगा, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो वो एम्ब्रियो आ जाएगा यूट्रस में, और ये यूट्रस की जो वॉल्स है वहां पर वो इम्प्लांट हो जाएगा, वो वहां पर चिपकने लगेगा धीरे धीरे। उसके कैसे चिपकेगा, किससे चिपकेगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। और बाकी ये है कि जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर इसकी यूट्रस की वॉल के ऊपर क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा वहां पे, सो दैट कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे, पूरे के पूरे जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस थे। बहुत ईजी प्रोसेस है और आई होप कि आपको समझ में आ भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में हो गया था, और उस फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था, और जाइगोट से बना था एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होना था, कहाँ होना था, यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन होना था। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लासेंटा ग्रोज इनटू डिस्क बिटवीन द यूट्रिन वॉल एंड द एम्ब्रियो। जो हम बात कर रहे थे ना अभी कि एम्ब्रियो जो होगा वो इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट कहाँ हो जाएगा, तो यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। तो यूट्रस की वॉल के अंदर देखोगे, यहाँ अगर सपोज एम्ब्रियो आता है तो क्या होगा, ये जो यूट्रस की वॉल है ये और जो एम्ब्रियो है, दोनों के बीच में क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। दोनों के बीच में भाई एक मोड भी तो होना चाहिए ना उनको जोड़ने के लिए, कुछ तो होगा, तो वो क्या होगा, वो मोड प्लेसेंटा होगा। दैट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। किसको, एम्ब्रियो को और यूट्रस की वॉल को जोड़ने का काम करेगा। भाई ये जुड़ा क्यों जुड़ने की जरूरत है इसको, तो भाई जो एम्ब्रियो है क्या उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। एवरी ह्यूमन बीइंग को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो भाई जो एम्ब्रियो है वो भी तो अपनी ग्रोथ ही कर रहा है, उसके अंदर भी क्या है, सेल्स है, लिविंग सेल्स है, और जो लिविंग सेल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सेल्स को भी रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की। तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, तो जो एम्ब्रियो है वो मदर से ही लेगा सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो यूट्रस की वॉल के ऊपर जहाँ ये इम्प्लांटेशन होने वाला है, यहाँ इम्प्लांटेशन हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और अगर ये ऐसे हवा में इधर उधर घूमेगा तो इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो क्या होगा, ये यूट्रस की वॉल के ऊपर यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद क्या हुआ, जब ये इम्प्लांट हो गया तो बीच के अंदर क्या बना, प्लेसेंटा बना। अब बीच के अंदर क्या बनेगा, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो है, ये जो प्लेसेंटास बनेंगे, प्लेसेंटा क्या काम करेंगे, ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए वे प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किसका, तो भाई न्यूट्रिएंट्स जो हमारी मदर की वॉर्म में से जो बेबी को मिल रहे हैं, जो एम्ब्रियो को अभी जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो किसके थ्रू मिलेंगे, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलेंगे। और जो वो बेबी है वो भी तो कोई वेस्ट प्रोड्यूस करता होगा, मतलब अगर वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है मदर से, तो वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करता होगा। तो वो जो वेस्ट है वो भी किसके थ्रू जाएगा, वो प्लेसेंटा के थ्रू, बॉडी से, एम्ब्रियो की बॉडी में से वो मदर की बॉडी में आ जाएगा, और मदर की बॉडी जो है फिर उसको रिमूव कर देगी। आई बात आपको समझ में। सो आई होप कि आपको प्लेसेंटा के बारे में समझ में आ गया होगा। प्लेसेंटा क्या है, ये एक तरह से मान सकते हो ये कड़ी है उसको जोड़ने की, एम्ब्रियो और जो यूट्रस की जो वॉल है और जो एम्ब्रियो है, उन दोनों को जोड़ने की एक जो कड़ी जो होती है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। चलिए, प्लेसेंटा फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली टुवर्ड्स एम्ब्रियो। प्लेसेंटा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं विली कहते हैं उसको हम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों बनाता है, क्योंकि वो सरफेस भी प्रोवाइड करेगा ना उसको। प्लेसेंटा बन गया, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ बनेंगे, बट वो उसको एक सरफेस भी तो प्रोवाइड करेगा कि जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतना ही ज्यादा उसको न्यूट्रिएंट इजीली मिल पाएगा। सो उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, दैट इज कॉल्ड विली। और जो किसकी तरफ होंगे, वो एम्ब्रियो की तरफ होंगे। भाई प्लेसेंटा बनेगा किससे, यूट्रस की वॉल में से ही निकलेगा। जो एम्ब्रियो है उसकी तरफ क्या होगा, एक विली बनाएगा, मतलब कि एक क्या बनाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा। चलिए, दिस क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियोज।
ये जो विली होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये मदर और जो एम्ब्रियो होता है उनके बीच में सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि सो दैट कि जो ग्लूकोज का जो ट्रांसफर हो रहा है या जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है वो इजीली हो जाए और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इजीली वहां से रिमूव भी हो जाए। अभी ग्लूकोज हमने क्यों बोला, तो भाई जब दाल चावल खाते हो या जो पिज्जा बर्गर खाते हैं या अगर जो प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर को ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खिलाया जाता है वो डायरेक्ट थोड़ी ना बेबी के पास जाते हैं कि ठीक है प्लासेंटा के थ्रू ये जो है बेबीज के पास डायरेक्ट चले गए हमारे स्टमक में से निकल के। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे स्टमक के अंदर जो मदर की स्टमक होती है उसके अंदर जो भी फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा, नॉर्मली वो डाइजेस्ट होगा और आफ्टर डाइजेशन जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर होंगे ना, जब वो घूम रहे होंगे ब्लड के अंदर सेल्स में जाने के लिए, तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा, ब्लड से ही वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स है जो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा जो फूड जो स्टोर होता है वो चला जाएगा एम्ब्रियो के पास में। किसके थ्रू जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। चलिए, द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंसेस, दीज कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। भाई अब जो अगर उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अगर उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो उसके साथ कहीं ना कहीं जा रही होगी ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसके लिए भी वेस्ट मटेरियल है। अब जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो होगा। भाई अगर हम भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में से भी तो वेस्ट रिमूव होता है। तो सेम थिंग इज हियर कि जो एम्ब्रियो है उसको सारा कुछ मिल तो रहा है मदर से, सारा कुछ उसको मदर से मिल रहा है, मतलब उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। अगर उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वाटर भी मिल रहा है, अगर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन भी उसको मिल रहा है मदर से। बट जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी बनेगा, उसका भी फॉर्मेशन होगा। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे जाएगा, तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, मदर की बॉडी में रिमूव कर दिया जाएगा। और जो मदर की बॉडी में जब वो आ जाएगा तो मदर जो है वो उसको रिमूव कर देगी अपनी बॉडी में से। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज द डेवलपिंग ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months इन ह्यूमंस। अब जो डेवलपिंग होती है चाइल्ड की, मतलब हमने क्या बोला, जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद क्या बना भाई, एम्ब्रियो बना। अब जो एम्ब्रियो बना है, अब एम्ब्रियो का क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन भी हो गया यूट्रस की वॉल के अंदर, तो क्या वो वहीं पड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं। वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, उसके अंदर सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन से क्या बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज बन के देन ऑर्गन, तो ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा। जब बॉडी फॉर्मेशन हो गया, अप्रोक्सीमेटली जो ह्यूमन चाइल्ड होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो 9 months के अंदर होता है। मतलब एक जो मदर है वो आफ्टर प्रेगनेंसी 9 months के बाद में अपने बेबी को डिलीवर करती है। बट जो 9 months का जो ये पीरियड है उसके अंदर क्या होगा, उस बच्चे की क्या बनेगी, उसकी पूरी बॉडी फॉर्मेशन होगा। आफ्टर बॉडी फॉर्मेशन वो जो बेबी है वो उसके अंदर नहीं रह सकता। अब वो उसके अंदर क्यों नहीं रह सकता, भाई इतने टाइम रह रहा था ना, तो फिर अब क्यों नहीं रह सकता। तो वापस एक स्ट्रक्चर पे आ जाओ, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर देखो क्या है, उसके अंदर देखो बेबी कहाँ रह रहा है, वो यहाँ रह रहा है। यूट्रस है यानी जो वॉर्म है उस वॉर्म के अंदर अभी ये यहाँ रह रहा है, ठीक है। बेबी जब यहाँ रहेगा तो ये सर्विक्स क्या है, ये सर्विक्स भी तो क्या है, एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन ही तो है। इसके अंदर बहुत सारी मसल्स है। तो ये जब मसल्स जो है ये क्या स्ट्रेच नहीं होगी, बेबी बस जब बड़ा हो रहा है धीरे 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 वो भारी भी तो होगा। तो ये जो यूट्रस है इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 4 to 5 kg तक का वेट जो है वो रह सकता है। और जैसे ही 4 to 5 kg वेट जैसे ही आने लगेगा या जब आ जाएगा, बेबी जब मैच्योर हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो सर्विक्स है ना ये अपने आप ही धीरे धीरे जो ना ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ज्यादा वजन नहीं रह सकता है। तो जैसे ही इसके अंदर जब वो बेबी मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, ये जो सर्विक्स जो है ये अभी बिल्कुल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रखा था, क्योंकि इसको पता है कि इसके अंदर बेबी है और उसको होल्ड करके रखना है, उसको बाहर रिमूव अभी नहीं करना है, अपनी बॉडी में से बाहर नहीं निकालना है उसको। तो क्या हुआ, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट था। एक टाइम के बाद क्या होगा, जब 9 months के बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे ना, तो सर्विक्स क्या करेगा, ये लूज हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही ये रिलैक्स होगा ये लूज होगा, तो लूज होते ही क्या हुआ, बेबी यहाँ से नीचे, तो बेबी जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। खत्म इन द सेंस कि हमारा जो हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उन सब के बारे में हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमें क्या करना था, ह्यूमन के बेबीज कैसे आते हैं उसके बारे में बताना था। तो पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद में लास्ट में क्या होगा, आफ्टर 9 months क्या होगा, एक बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा। वो किसकी वजह से होगा, तो वो इन मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा ना उसकी वजह से होगा। जो एक रिदमिक मूवमेंट होता है इनके अंदर, उसकी वजह से जो है वो बेबी डिलीवर हो जाएगा। और अगर सपोज ऐसा हुआ कि पहले ही इसका ये जो सर्विक्स है ना ये ओपन हो गया, कई बार ऐसा भी होता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है अभी वो बच्चा, या वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, तो क्या होगा, अचानक से जब वो सर्विक्स जो है हो सकता है किसी रीजन से जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होते क्या ओपन हो गया,
ओपन होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ जो वॉर्म में बेबी है अभी या जो एम्ब्रियो है वो यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अबॉर्शन। जब अबॉर्शन करवाया जाता है तो क्या होता है, सर्विक्स को लूज कर दिया जाता है, सर्विक्स को रिलैक्स कर दिया जाता है, सो दैट कि यहाँ से जो है वो बेबी रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सो बेसिकली जब बेबी जब मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिंग के बाद जब वो 9 मंथ के बाद डिलीवर होगा, तो वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द सर्विक्स के अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा। सो आई होप कि यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म, बट हमारे वीडियोस नहीं खत्म हो रहे हैं, हमारा चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है, हमें और भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो बाय चांस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भैया इतने टाइम तो हमने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो ओके, बेबी बनेगा, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एग का क्या होगा, क्या वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे? तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।